अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स हुई सियासी पार्टियों को बनाने में, गिराने में, ऐसी तहरीकें मैन्युफैक्चर करने में कि जो कि इनकम्बेंट या करंट गवर्नमेंट को आकर चैलेंज करें। और हमेशा की तरह कुछ वक्त के बाद वो तहरीकें, वो जमातें, वो मूवमेंट्स जो बनाई जाती थी, वो इवेंचुअली जाके वो ऐसे पॉइंट पे आ जाती थी, क्रिटिकल मैस पे, कि वो हमेशा हमारी स्टेट को भी चैलेंज करना शुरू कर देती हैं, उनके बयानिए इटसेल्फ को चैलेंज कर देती हैं। इसी तरह एक टीएलपी एक तहरीक है जो कि एक नेचुरल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो अक्सरियत अवाम के अंदर है, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ब्लास्फेमी लॉज के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं, या पंजाब के अंदर वो नून लीग से तंग आ गए हैं, कराची में भी पीपल्स पार्टी से तंग आ गए हैं, और पीटीआई उनकी फिर तर्जमानी नहीं कर पाती, यानी उनको कुछ मजहबी तर्जमानी चाहिए जो कि शायद उनको जमात इस्लामी या JUIF या JUI भी नहीं मिलती। तो वो टीएलपी की शक्ल में एक नज़र आई। तो टीएलपी के साथ जो मामला हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, वो हमने सारा कवर किया। आप सब बखूबी जानते हैं कि उनके कारकुनान को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया गया मुरीदके के अंदर, और हम तब से एक वो अजीब सी लगती है क्योंकि हमें तो वो थ्रेट्स के लेटर भी भेजते होते हैं और वो हमें ये भी बताते होते हैं कि आप लोग उस्ताद हैं और फलान और टींग हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनका दिफा करते हुए हंसी भी आ रही होती है। लेकिन हम खुद भी इत्तेफाक नहीं करते उनकी सियासत के साथ, बिल्कुल भी नहीं करते, और अक्सर वो कानून भी तोड़ते हैं, अपने हाथ में भी लेते हैं। लेकिन उनके जवाब में जिस तरह से सरकार ने कानून को हाथ में लिया है, तो वो तो मेरे ख्याल में नाकाबिली माफ़ी नहीं है और बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिकॉज सरकार जो है वो ऑलरेडी एक पोजीशन पे बैठी होती है कि वो एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, वो वाली बात है। लॉर्ड मकौले का कुलिया है, तो सरकार को ही चेक देना होता है। मकसद टीएलपी उनके मामले में कई दर्जा गुनाह जो है वो कमज़ोर है। बहरहाल जो मजहबी तबका है, जो उलमा का तबका है, जो वाइज़ीन का तबका है, वो खामोश है। तो चलें हम सवाल पूछ लेते हैं दोबारा कि अभी रिसेंटली टीएलपी कुछ वर्करों ने जब ये बात निकाली, जो कि इस वक्त अंडरग्राउंड है, जैसे कि एक ज़माने में पीटीआई के और 9 मई के बाद के लोग अंडरग्राउंड थे, तो वो कहने लगे कि यार हमारे शुहदा का क्या, जो लोग हमारे 200, 250, 300 कितने लोग मारे गए हैं वो ज़रा बता दें। और दूसरा कि हमारे जो लीडरान हैं अनस रिजवी साहब और साद रिजवी साहब, वो कहाँ पर इस वक्त हैं। तो नुमाया ये हुआ, वाज़ेह हुआ, सरकार ने एक स्पोक्स पर्सन ने सरकार के उसको भी ठट्टे में और मज़ाक में उड़ा दिया कि नहीं वो कश्मीर की पुरअसरार वादियों के अंदर सैर सपाटा करने गए हुए हैं, या अपने किसी अजीज़ के साथ वहाँ पे पनाह गुज़ीर हैं, किसी झोंपड़ी में या किसी घर में छुपे हुए हैं, वो हमारी हिरासत में नहीं है। ना ये आप बात मान सकते हैं, ना मैं मान सकता, ना टीएलपी वाला कोई मानता है, ना हुकूमत खुद ये बोलते हुए एक्सपेक्ट करती है कि हम इस बात को बिलीव करें। हकीकत यही है कि वो मिसिंग पर्सन है, और मिसिंग पर्सन का स्टेटस डिफाइन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ़लान आदमी मिसिंग पर्सन क्यों है। क्या वो अबडक्ट हो गया है? क्या साद रिजवी और अनस रिजवी छोटे बच्चे हैं जिनको अगवा कर लिया गया किसी फैक्ट्री के बाहर या किसी मेले के बाहर खेलते हुए? नहीं, वो ग्रोन एडल्ट्स हैं जिनको एक, मैं तो उसको मकतल के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा, जो मुरीदके में बनाया गया था पुलिस के घेराव के अंदर, उस मकतल में से वो 2 आदमी गायब हो गए। तो ये कैसा घेराव है हमारी पुलिस का कि उसमें से 2 आदमी जिनकी शक्लें लाखों नहीं करोड़ों लोग उसको पहचानते हैं, वो निकल गए। बहरहाल हमारा मौका वही है, बार बार वही सवाल पूछते हैं स्टेट से, आप सबसे हम सवाल पूछते हैं, यकीनन आप भी पूछते हैं कि ये यार 6 लाख वोट लेने वाली पार्टी, उसके लीडरान कहाँ पे हैं इस वक्त? वो दोनों मिसिंग पर्सन है, और जितना सरकार अपने आप को संजीदगी के साथ ट्रीट करवाना चाहती है, उतना संजीदगी के साथ वो बिहेव नहीं करती। वो इस तरह हंसी मजाक में इन बातों को उड़ा देती है। बट हकीकत ये है कि चाहे CCD का राज हो, चाहे हमारी पुलिस गर्दी हो, चाहे FIA NCCI की बदमाशियाँ हो, या पीका एक्ट का मिसयूज़ हो, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स का सिविलियंस में ट्रायल होना हो 9 मई का, उसी तरह एक और फहरिस्त पिछले 2 साल के अंदर जो कायम हुई है, उसमें एक ऐड हो गई है कि आप सिविलियंस के ख़िलाफ़ इस तरह से वायलेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़ जो अवाम की मकबूलियत जिनको हासिल हो, जो वोट लेके आती हैं, और उनके लीडरों को आप गायब रख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अपोजिशन पार्टियां और इवन जो हुकूमत में पार्टियां, जो सो कॉल्ड जमहूरी पार्टियों के तौर पर अपने आप को डिस्क्राइब करती हैं, जिन्होंने वक्तन फ़क्तन TLP के साथ अलाई भी किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो कराची में, चाहे वो नून लीग हो पंजाब के अंदर, उनको ये सोचना चाहिए कि हम आज जो इनके साथ सलूक कर रहे हैं, कल को ये हमारे साथ भी कोई मामला हो सकता है। और आवाम को सोचना चाहिए कि मुझे TLP से भरपूर नफरत है, अगर आपको मिसाल तौर पे है और आप कहते हैं, इस बात का इजहार करते हैं, तो सोचना चाहिए कि अगर इनके साथ ये हो सकता है इतने वोट्स के बावजूद और मजहबी अक्सरियत होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर, उस एतबार से अगर देखा जाए तो हम तो किस खेत की मूली। साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडरशिप है उस पर इतफाक हो गया है महमूद अचकज़ई साहब का कि इनको PK मैप वाले अचकज़ई साहब को नेशनल असम्बली का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि अचकज़ई साहब जो हैं वो ANP में नहीं है, तो उनके जो गद्दारी और ईमानदारी या वफादारी का सर्टिफिकेट है वो भी हासिल नहीं हुआ। तो अचकज़ई साहब किस तरह साबित होंगे ये देखने को मिलेगा। बहरहाल जो एक इत्तेहाद हुआ है आइनी तहफ़्फ़ुज़ के नाम में, जो अपोजिशन ग्रुप्स का एक इत्तेहाद हुआ है, उसके अंदर आपको बच्चे महमूद अचकज़ई साहब बड़ी पर्सनैलिटियों में नज़र आते हैं।
और पिछले दिनों इस्लामाबाद में सॉलिडेरिटी के साथ जाना उनकी बहनों के पास, इमरान खान साहब की बहनों के साथ, उसमें भी आपको महमूद रजवी साहब बड़े फिगर के तौर पर नज़र आते हैं। लेकिन कुछ जो इस तरह की खबरें आ रही हैं जहाँ पे पीटीआई की कुछ बातों को माना जा रहा है, और जिस तरह से आपने सीएम केपी को कामयाबी से पंजाब में आते हुए देखा और कराची में आते हुए देखा, तो यहाँ पे सुहेल वड़ैच की एक स्टेटमेंट को हमें लेना पड़ता है कि वो कहते हैं कि इकोनॉमी को ठीक करने वाला एक वंडर बॉय तैयार किया जा रहा है कि जिसको ला के पीएम शहबाज शरीफ या नून लीग की गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हालांकि अंसार वासी साहब ने स्टेटमेंट की तरदीद की है कि ऐसा कोई वंडर बॉय तैयार नहीं हो रहा और ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, और मेरी भी राय यही है कि ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन कम से कम एक नैरेटिव को मेंटेन करने के लिए, या मेरे ख्याल में थोड़ी सी स्पेस को क्रिएट करने के लिए, ये रियासत को रियलाइजेशन हुई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को फ्री रेन नहीं मिलना चाहिए। और शायद मुमकिन है कि आस्ता आस्ता करके जो पीटीआई की लीडरशिप में ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव रोल में आ सकते हैं कि जहां पे वो अपनी पार्टी लाइन को भी टो कर पाएँ, और वो अपोजिशन की जो काम है कि वो तनकीद करे, हुकूमत पे प्रोटेस्ट करे और अपनी जगह जगह पे अपनी डिमांड्स को रखे, वो रखने के बावजूद जो है वो बिज़नेस एज़ यूजुअल के तौर पे हम कंडक्ट भी कर सकें अपने मामलात को सरकार की तरफ से। बहरहाल, लेकिन जो रेटरिक पीटीआई से निकल रहा है और जो रेटरिक नून लीग की तरफ से आ रहा है और जो स्टेट ने मेंटेन किया है एज़ पर लास्ट DGISPR कॉन्फ्रेंस, लगता है ये बिटवीन दीज थ्री पार्टीज़ स्टेटस को मेंटेन होगा, इन दैट के पीटीआई की लीडरशिप मेजरली जेलों में रहेगी। जो फैसले भी आए हैं उनके ख़िलाफ़ के 9 मई से मुतल्लिक, और फिर जब सीएम साहब केपी साहब की भी एक नाम आ गए कि वो भी फोरेंसिक डेटा से हमें पता लग गया आज 2-2.5 साल बाद के वो भी 9 मई में शामिल थे। और इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ रही हैं बड़ी सख्ती की कि वो अफगान रिलेटेड या टीटीपी रिलेटेड टेररिज्म को भी लिंक कर रहे हैं पीटीआई के साथ, और नार्को टेररिज्म से भी लिंक कर रहे हैं, और जिस तरह की स्टेटमेंट सरदार साहब ने आज दी हैं कि ये बड़ी एक हिपोक्रेटिक और आप कवर रन कर रहे हैं तालिबान के लिए और टीटीपी के लिए और खवारिज के फितने के लिए, तो लगता है यही है कि ये स्टेटस को मेंटेन होगा अप अंटिल ग्लोबल लेवल पे कोई बहुत बड़ा नया चेंज नहीं आता, बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त बैलेंसिंग एक्ट बहुत बड़ा खेल रहा है, जो कि आने वाली खबरों में हम डिस्कस करेंगे। एक जो खुशाइन बात है कि एक और मज़ीद फोर्टनाइट के लिए लगता ही है कि पेट्रोल की कीमतें गिरेंगी। रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ₹4.60 पर लीटर पेट्रोल और ₹2.70 पर लीटर हाई स्पीड डीजल। तो खुशाइन बात है। मेरे ख्याल में अल्लाह करे ये ट्रांसलेट होए और हमें एक्चुअली इसका कोई फ़ायदा भी मिले, हमें बेनिफिट भी मिले एडजस्टमेंट के अंदर। वैसे तो जो वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ओवरऑल दुनिया में थोड़े पेट्रोल के रेट गिरने चाहिए मेरे ख्याल में। गिरने चाहिए कि नहीं गिरने चाहिए साहब? अल्लाह करे कि मडूरो साहब ने जो कुर्बानी दी है वो इज्तिमाई भले के लिए, हम सबको सस्ता पेट्रोल ही मिल जाएगा। लेकिन देखते हैं कि कैसे ये डेवलप करता है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉस्चरिंग है इस वक्त वो एक कम्प्लीटली अग्रेसिव पॉस्चरिंग है और वो जंग की तैयारी वाली पॉस्चरिंग है। पहले आपको याद होगा कि जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उनका टाइटल तब्दील किया गया, पीटर हेग्सेथ साहब का, उनको सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा गया। पहले ये बात ठट्टे में मजाक में उड़ाई गई, और पिछली कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह स्पेस फोर्स बनाई थी कि हम स्पेस को भी डोमिनेट करना चाहते हैं लेज़र गाइडेड वेपन्स और म्यूनिशंस के ज़रिए, और जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। तो लोगों ने उसको साई-फाई टाइप करके मजाक उड़ा दिया कि यार ये कौन सी कोई क्रिस्टोफर नोलन की एक्शन मूवी के आप हवाले दे रहे हैं, कौन सी स्पेस फोर्स होती है। लेकिन वो भी अब साबित करेंगे आपको कि स्पेस फोर्स भी होती है। इस ज़िमन में एक बहुत ख़तरनाक अमल, एक बहुत ख़तरनाक स्टेप लिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि उन्होंने $1.5 ट्रिलियन का बजट मुकर्रर कर दिया पेंटागन के लिए। $1.5 ट्रिलियन से आप समझ जाएं कि ये दिफाई बजट नहीं है, ये अग्रेशन का बजट है, ये अग्रेसिव बजट है, ये एक जंगी आलमी जंग की तैयारी का बजट है। और ये आलमी जंग अमेरिका जो है मेरे ख्याल में वो आइसोलेटेड तरीके से लड़ना चाहता है। आइसोलेटेड से मुराद ये नहीं कि उसके एलाइज नहीं होंगे, बल्कि वो अपने अमेरिका के जो जजीरा नुमा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वो जो है ना आप कह लें कॉन्टिनेंट, जो इंडिपेंडेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, उस तक अपने आप को महदूद रख के एरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इंटेलिजेंस स्प्रेड, प्रोपेगेंडा, उन ज़रायों से अपने लोकल पार्टनरशिप्स डेवलप करके वो रीजनल हेजेमॉन्स, छोटे छोटे आप कह लें वैसल स्टेट्स क्रिएट करना चाह रहा है जो एक एक खित्ते को संभालें उसके बिहाफ पे। जो अमेरिका ने 50-60 साल डायरेक्ट इंटरवेंशंस के किए हैं जंग अजीम अव्वल और दुम के बाद। वैसे तो अव्वल और दुम भी खुद भी बराह रास्त डायरेक्ट इंटरवेंशंस थी अमेरिका की जानिब से, जो अनकैरेक्टरिस्टिक था अमेरिका के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल आपको मुबारक हो। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सब को ये ख्याल और गुमान है, और कुछ मुझे भी है
कि शायद सोशल इश्यूज़ पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो ये मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सब की तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज़ के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज़ के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख़, हमारी विरासत, हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, उन पे बात करते हुए आप देखेंगे। तो वो हम ईऑन वाइब्स के चैनल पे और उसके इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें पसंद करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे। आज भी नीचे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये ख्याल हमारा ठीक है, क्योंकि टीम कन्विंस्ड है। इनके साथ साथ वैसे आपस की बात है, मैं भी शायद कन्विंस्ड हूँ कि मैं को थोड़ी सी अच्छी और बेहतर बात कर लेता हूँ इन अमूर के ऊपर। उसके बाद जो 50-60 साल अमेरिका ने अनइंटरप्टेड इंटरवेंशंस किए ममालिक के अंदर, चाहे वो वियतनाम की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे इराक की हो, अमेरिका उससे अपने आप को रिमूव करना चाह रहा है, एक्सट्रिकेट करना चाह रहा है। और मेरा सस्पिशन ये है कि प्राइमरली ये $1.5 ट्रिलियन एस्पियोनाज में, रजीम्स को बनाने गिराने में, आईटी और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के अंदर, जो दूर से वार कर सकें, जो हैकिंग कर सकें, जो स्पाइंग कर सकें, जिनके ज़रिए नई से नई एरियल टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएं। जिस तरह से अमेरिका ने एक ज़माने में B-2 बॉम्बर को इनोवेट किया था, तो 40-50 साल किसी को पता ही नहीं लगा कि अमेरिका के पास इतना ख़तरनाक स्टेल्थ बॉम्बर है। इसी तरह अब वेनेजुएला की लड़ाई के अंदर भी ऐसे कुछ जहाज़ों का तारुफ हुआ है जो कि पहली बार अवामी सतह पर नज़र आए हैं, एडवांस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज वाले। उसका मैं नाम मेरे जहन से स्किप कर रहा है, और अभी भी उसकी कन्फर्मेशन नहीं है कि अमेरिका के पास ये जहाज़ है कि नहीं है। प्लस ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जिस एडवांसमेंट से जंग का मैदान तब्दील हो रहा है, मैं मिसाल देता हूँ, सीरिया के अंदर जब HTS की फोर्सेस, जो नई हुकूमत है, जब उन्होंने हमला किया था आज से साल डेढ़ पहले बशार अल असद की फोर्सेस पे, तो जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ वो इस्तेमाल कर रहे थे, आज वो उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं साल डेढ़ के अंदर अंदर ही कुर्दों की तरफ से। तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होना, रेप्लिकेट होना, दोबारा मार्केट में रीइंट्रोड्यूस हो जाना, चीपर, मोर रिप्लेसेबल वर्जन्स के साथ, मोर डिस्पोजेबल वर्जन्स के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा है। जो चीज़ें डेकेड 2 डेकेड के अंदर समझा दी थी और वॉर कैंपेन्स लंबी हुआ करती थी, आपको याद होगा DGISPR साहब ने भी बहुत दुरुस्त बात कही थी कि जंगें बड़ी ब्रीफ होंगी, बड़ी टेक्निकल होंगी और बहुत ब्रूटली वायलेंट होंगी जल्दी से। यानी एक बहुत छोटे फ्लैश पॉइंट के अंदर जल्दी से ज़्यादा सारी वायलेंस की जाएगी और फिर उसके बाद ब्रेक आ जाएगा। ये कन्वेंशनल मुल्कों की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे इंसर्जेंसी है, जहाँ गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो वहाँ तो वो टैक्टिक, उसमें भी टैक्टिक्स में चेंजेस आए हैं। आपने यूक्रेन में देखा, आपने सीरिया में देखा, लेकिन ओवरऑल उसकी जो एक आप कह लें डायनामिक है वो बरकरार रहेगा। कन्वेंशनल वॉर में आप कन्वेंशनल वॉर में आप वो नहीं देखेंगे कि बैटल ऑफ चविंडा लेन हो रही है तो टैंक सामने खड़े हुए एक दूसरे के, तो माइन फील्ड्स बिछी हुई हैं, तो तोप की तो गनिंग पोजीशंस खड़ी हुई हैं, तो वो 3-3, 4-4 दिन, 48-48 घंटे जो है एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। बॉर्डर पे आपको फौरन नजर आएंगी झड़पें, लेकिन ओवरऑल आपको नजर आएगा कि एयर डिफेंस का, मिसाइल कमांड का, साइबर वॉरफेयर का आपको पहलू ज़्यादा नजर आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़े पैमाने पे चैलेंज दे दिया। ये चैलेंज इस वक्त आप ईरान के मामले के अंदर खुद बराह रास्त देख रहे हैं, जहाँ पे लिसानी, एथनिक, मजहबी अकलियतों की, औरतों के हकूक़ की बुनियाद पे, यानी सारे जो पोटेंशियल हथकंडे हैं जिसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, मुसलमान ममालिक के ख़िलाफ़ अमेरिकन इंटरवेंशन के ज़रिए, NGO क्लास के ज़रिए, फाइनेंसिंग के ज़रिए, एक लिबरल ऑर्डर की जो आपके पास आप कह लें कि डिवाइड एंड कॉन्कर की पॉलिसी होती है कि 5 मैं रोड स्कॉलर लूँगा, उनको मैं PhD और MPhil के ग्रांट दूंगा, मैं वहाँ उनको ला जाके पढ़ाऊँगा और उसके बाद तैयार करके मैं आपके मुल्क के अंदर छोड़ दूँगा कि वो टीवी ड्रामों को बनाएं, वो पॉलिसी मेकिंग की पोजीशन में आके बैठ जाएं, वो किसी लॉबी ग्रुप में आके बैठ जाएं, वो किसी थिंक टैंक में आके बैठ जाएं, वो आके ब्यूरोक्रेट बन जाएं, वो आके पॉलिटिकल एडवाइजर्स बन जाएं, हत्ता कि वो इवन पॉलिटिशियन बन जाएं आके। लेकिन आपकी सरकार उनको हाथ नहीं लगा सकती, बिकॉज वो नामवर, यानी अगर उनके अदालती केस चलेंगे तो नॉर्वे या किसी मुल्क का एम्बेसडर आ जाएगा उनकी अदालत के अंदर। तो ये सारे हथकंडे ईरान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हुए हैं और बहुत बड़े पैमाने पे हुए हैं। ईरान के ख़िलाफ़ तो इसराइल ने पूरे बैच तैयार किए थे को फैमिलीज़ के, ख़ानदानों के, उनकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्रीज़ और डेटा है ये कि उनको फ़ारसी के जैसे कल्चर के अंदर ट्रेन किया गया है, खाना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। और अक्सर उन यहूदियों को उन्होंने इसमें अडॉप्ट किया था जो कि ईरान से ही आ रहे थे, या सेकेंड जनरेशन ईरानी डायस्पोरा के यहूदी दुनिया में फैले हुए, या ईरानी मुसलमान
ईरान भी उनको ट्रेन करके एज इन्फिल्ट्रेटर्स उन्होंने वापस भेजा है। इस ज़मन में ईरान वालों ने, ईरान की हुकूमत ने यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी उनके एम्बेसडर्स को बुला के उन राइटर्स की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फुटेज दिखाई है, जिसमें वो ऑटोमेटिक वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, फायर बॉम्ब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इमलाक की तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 9 मई को उन्होंने बुला दिया है जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। पुलिस की, सरकार के एहलकारों को वो हलाक कर रहे हैं, उन पे हमले कर रहे हैं। तो वो दिखा के वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये सिविल प्रोटेस्ट है, क्या आपको ये लगता है कि हम इसको कबूल कर लें मिनवन और हम इसके खिलाफ स्टैंड ना लें। बिकॉज प्रेशर जो है मगरबी मुल्क क्या डाल रहे हैं अमेरिका के ज़रिए कि आप इन प्रोटेस्टर्स पे अगर क्रैक डाउन करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले लेंगे। हालांकि अपने मुल्क के अंदर प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ रिसेंटली अमेरिका अपने प्रोटेस्टर्स को कत्ल कर देता है। जैसे कि उस खातून ने, जो कि एक लिबरल सांचे में फिट आने वाली खातून है, वो एक लेस्बियन है, एक शायरा है और उसने 3 बच्चे अडॉप्ट किए हैं। मतलब यानी जैसे मैं इसको लिखने, ये मैं किरदार नावल में नहीं लिख सकता इतना ज़्यादा, मतलब शायद शाहजेब खानज़ादा एक ड्रामे में लिख सकते हैं कि सारा कुछ ही जमा हो गया इस किरदार के अंदर। तो वह ऐसा किरदार जो है, उसने जब प्रोटेस्ट किया आइस के ख़िलाफ़, जो डेपोटेशन एजेंसी है जो हैंडल करती है इलीगल इमिग्रेशन को, तो उन्होंने गोलियां मार दी उसको लाइव टीवी के ऊपर, लाइव स्ट्रीम के ऊपर, और लोगों को उसको रिससिटेट भी नहीं करने दिया। उन्होंने मेडिकल एड को नहीं आने दिया कि नहीं इसने हमारे खिलाफ जुर्रत कैसे की। इन्होंने एक मैसेज भेजा, यानी टॉप डाउन उनकी ट्रेनिंग में एक मैसेज था कि अवाम को बता दिया जाए कि सरकार के काम के सामने, सरकार की जहाँ मशीनरी काम कर रही हो उसके सामने कोई बंदा आके ना खड़ा हो, निज़ाम की बात ना करो, उड़ा के बाहर फेंकेंगे, जान ले लेंगे। या तुम एल सल्वाडोर के किसी कैद खाने में, किसी हुकूमत खाने में, दड़बे में बंद कर दिए जाओगे, या कोई गुंतानामो बे में बंद कर दिए जाओगे, या किसी मेन स्ट्रीम जालिम किस्म के न्यूयॉर्क के जेल में, या तुम्हें हम सीधे सीधा फायर मार के हलाक कर देंगे। एक तरफ वो ये खुद हरकत सकनात उनकी ये हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईरान की रजीम जो है वो बड़ा नरम हाथ से डील करे, बिकॉज वो ये चाह रहे हैं कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। सांप इस मेटाफोर में ईरान की रजीम है कि रजीम चेंज भी हो जाए लेकिन खित्ते को संभालना ना पड़े हमें। यही बेसिकली वेनेजुएला के मामले में भी आपने देखा कि अपोजिशन लीडर को उन्होंने नोबेल प्राइज़ तो दिलवा दिया, लेकिन जब ऑन ग्राउंड उन्होंने देखा कि रजीम के कुछ हिस्से जो हैं वो एमिकेबल हैं, ज़ाहिरी बात है जब मडूरो को उठाया गया, वहाँ से अगवा किया गया, तो ये मुमकिनात में से नहीं है कि उनकी आर्मी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पुलिस फोर्स, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पार्लियामेंट में लोगों को पता नहीं था कि ये मामला हो रहा है और उनकी सहमति से ये नहीं हुआ। इसी तरह ईरान के अंदर भी उनका अल्टीमेट गोल यही है कि एरियल सपोर्ट के ज़रिए मैक्सिमम बहुत हद हो तो बम्बार्डमेंट करनी पड़े, ताकि ईरान को डायरेक्टली इंगेज ना करना पड़े, बल्कि सिविल मिलिट्री इंटरवेंशन के ज़रिए जहाँ पे इदारे हों, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बसीज फोर्सेस के अंदर, IRGC के अंदर, मजहबी तबकात के अंदर, जो लोग खामेनेई को, उस रजीम के इस फेस को बेचने के लिए तैयार हो जाएं और वो बेच के खा जाएं, और वो कहें हम जॉब वेल डन भी कहें, वो फतह भी डिक्लेयर कर दें, और 2 या 4 पॉलिसियाँ, चाहे वो इसराइल का मामला हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस की नेशनलाइजेशन का मामला हो, वो 2-3 अपने मामला सीधी कर लें अपनी कंपनियों के, अपने चहीते, अपने एलाइज के, तो उसके बाद आपको इजाज़त है कि आप एज इज़ जो है वो अपने रजीम को चलाते रहें। बिकॉज वो गोल पोस्ट को कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम हमें इस्लामी रजीम से ख़तरा है या इस्लामी रजीम के इन लीडरान से ख़तरा है। वो सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ पॉसिबल, यानी क्या ख्वाहिश है और क्या मुमकिन है कि दरमियान जो कुछ हासिल किया जा सकता है वो हासिल करना चाहते हैं ईरान के साथ। इस ज़मन में ईरान की रजीम की मुलाकातें हमारी रियासत के अफसरान के साथ भी हुई हैं, आला उहदेदारान के साथ भी हुई हैं, और इसहाक डार साहब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने जो अरगाची साहब हैं, उनकी डिस्कशन में उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट्स को क्लोजली फॉलो करेंगे, राब्ते में रहेंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने एक नीम रिस्पॉन्स दिया। ना उन्होंने बहुत ईरान की हमायत में बढ़ के आगे किया है, ना उन्होंने ईरान से बहुत पीछे हटा गया कि बिल्कुल ही वो हट गए और उनसे रब्ता ना मुनक़ते करते हैं वो। इस जगह में ये कहना चाहूँगा कि आजकल की डिप्लोमेसी में ही इनफॉर्मल डिप्लोमेसी भी शामिल है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो लगातारता के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स कर रहे हैं। तो वो जैसे इनफॉर्मल पॉस्चरिंग है और ये फॉर्मल पॉस्चरिंग है हमारी, शायद वो डोमेस्टिक सियासियत से भी मुतल्लिक है, और जो एक्चुअल हमारी फॉरेन पॉलिसी पोजीशन है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। और उसका अगर एक झलक आप देखना चाहें जहाँ पे हम बैक ऑफ कर रहे हैं या वेट एंड सी पॉलिसी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो ऑयल पाइपलाइन है ईरान की उसको हम स्क्रैप करें, जो हमारी डील कब से पेंडिंग है, और उसके जो 18 बिलियन तक जो फ़ाइन बन सकते हैं ईरान की जानिब से, हम उनको आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये 18 बिलियन पाकिस्तान के पास है नहीं, और दूसरा ये कि वो पाइपलाइन हमेशा से ज़्यादा एक सिम्बॉलिक
रिलेशन को रिप्रेजेंट करती थी कि पाकिस्तान और ईरान कहाँ पे स्टैंड करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया कि वो मज़ीद सैंक्शंस लगाना चाहते हैं उन ममालिक के साथ जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इसको रिस्क नहीं करेगा। बट इस 18 बिलियन आउटस्टैंडिंग का सवाल कहाँ जाता है, नंबर एक। नंबर दो, ईरान की रिजीम खुदा न खास्ता अगर फॉल भी करती है तो ईरान का इकट्ठे रहना और ईरान का स्टैंड करना ये कितना मुमकिन है। ये वो केयरफुल कैलकुलस है जो पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त खेल रही है, और हम दुआ करते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान भी कामयाब हो, लेकिन ईरान और ईरान के लोग भी कामयाब हो। हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ पे केओस की सिचुएशन बन जाए, क्योंकि इजराइल तो चाहता है कि लबनान से लेके, बल्कि आप कह लें लिबिया से लेके जकार्ता तक अगर मुसलमानों में आग लग जाए और हर जगह दो दो तीन तीन टुकड़े हो जाए मुल्कों के, और छोटी छोटी सिर्फ छावनियाँ ही बाकी रह जाएँ कि ये फ़लाने लश्कर की है, ये फ़लाने एथनिक ग्रुप की है, ये कुर्दों की है, ये बलोचों की है, ये फ़लानों की लिए, तो ये वो तो आग लगा देंगे। तो हमें सोचना है कि हमारा जो ऑलरेडी कंटेंशियस बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, और उसके टॉप पे ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है, जहाँ पे बलूचिस्तान वाला हमारा क्राइसिस चल रहा है, आज तो नहीं, मैं उनको संजीदगी के साथ नहीं देखता, क्योंकि वो नॉन इशू है हमारी स्टेट के सामने फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट। लेकिन आज से 20-30 साल बाद कुर्द की जो रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है अमेरिका की और इजराइल की, कि कुर्दों को वो हर 5 साल बाद उठाते हैं और फिर हर 5 साल बाद ज़मीन पे गिरा देते हैं, तो वो एक कांस्टेंट पेस्ट हैं टर्की, सीरिया, इराक, लेबनान, इस सारे खत्ते के अंदर। लेबनान तो नहीं, खैर सीरिया तक क्या तक ये जो कांस्टेंट पेस्ट है एथनिक नेशनलिज्म वाला, जो इन मुल्कों को प्लेग करता है, जो एक बहुत पुरानी कौम को, जो इज़्ज़तदार शहरी थे, जो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर हैं सोसाइटी के, उनमें से एक पूरे ग्रोह को उन्होंने इस बेहुदा जंग की नज़र कर दिया। तो बलूचिस्तान के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि जो हज़ारों की तादाद में हमारे लोग PhDs करवा के आप यूनिवर्सिटियों में भर्ती करवाते हैं बाहर से, और वो आके पॉलिसी मेकिंग में आते हैं, और वो आके मीडिया में आते हैं, और वो आके वो रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान की इमेज को, तो वो ग्राउंड वर्क ले अप हो रहा है, जिसके अंदर वो ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद हैं, वो नेटवर्क्स मौजूद हैं, वो फाइनेंशिंग कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। इसमें रंग भरना एन वक्त पे आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद ये नामुमकिन या नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल भी नहीं है इसराइल के लिए या अमेरिका के लिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ ये मामला अपना अलम लेके खड़े होते हैं, हमें से ग्लोबल स्टेज पे सोचना चाहिए कि ये जो हमारे गेपिंग वूंड्स हैं बलूचिस्तान के या खैबर के ऑपरेशन के बाद से, खैबर के जो मसाइल हैं, इनको हमने सिविल लेवल पे कैसे रिजॉल्व करना है, और इसमें सरे फहरिस्त सिविल पॉलिटिशियंस को किरदार अदा करना चाहिए, रादर दैन एक दूसरे पे तूने किया, तूने कहा, तू तालिबान का सपोर्टर, तू फलाना, तू तराड़ के बजाय कि तू वॉर एंड टेरर में ड्रोन का साथी था, तू हामी था। इसके ऊपर एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन टाइप मामला कर लें, तमाम सिविल एक्टर्स इसके ऊपर बैठ के स्टेट की छतर छाया के अंदर सेटल कर लें। बिकॉज आज तो हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है BLA हैंडल होगी, ज़रार ग्रुप गया और उन्होंने सारे उड़ा दिए जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकर, लेकिन ये टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का सिर्फ मसला नहीं है, ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है सिर्फ। इस चीज़ को बहुत बड़ा पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए कि आप जड़ से उस मसले को हल करें, क्योंकि वो जो बीज बो दिया आपने, और जो अब डायरेक्टली इंटरनेट के ज़रिए दूर से बैठे हुए उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको साफ़ करने में दहाइयाँ लग जाती हैं। और वो दहाइयाँ ही तो चाहिए इसराइल को या अमेरिका को कि वो पकता रहे मामला, और जब ख्वाहिश हो तो उसको फुल फ्राई पे या फुल बॉयल पे लगा दिया जाए। बाकी दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए, उम्मत मुस्लिमा एट लार्ज के लिए, और सिचुएशन को हम फॉलो कर रहे हैं क्लोजली। आप भी कीजिएगा, हमें भी इतला कीजिएगा आपसे इससे मुतल्लिक अगर कोई चीज़ हमने मिस किया। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।